नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका प्रकरण भाग 4 शहरी जीवन। और उससे पहले हमने जो है मौर्य शिल्प साक्षरता, दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण, मंदिर और राजा के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं शहरी जीवन के बारे में। शहरी जीवन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऊपर के जो हमने जो विवरण आगे पढ़े हैं उसमें नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या सम्राट वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें, जैसे बहुमूल्य चीज़ों में अगर हम लें तो आभूषण हैं, सोने के पात्र हैं, सफ़ेद सीपियाँ हैं, लॉजवर्ड हैं से जड़े लकड़ी के वाद्य यंत्र हैं, सोने के सजावटी खंजर आदि, और विशाल मात्रा में उर्र में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके हाथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शहरी जीवन की अगर हम बात करें तो कानूनी दस्तावेजों यानी विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया में समाज जो था वो एकल परिवार था। एकल परिवार को ही वे आदर्श मानते थे। हालांकि एक शादीशुदा बेटा या उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। देखो, एकल परिवार की बात आई तो एकल परिवार क्या? एकल परिवार का मतलब होता है कि एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, ये क्या है? एकल परिवार। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है और विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। यानी विवाह पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। एक साथ बैठकर भोजन करते थे, फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे और नव वधू को उसकी सास जो होती थी यानी पति की माँ लेने आती थी। तब वधू को उसके पिता द्वारा उसे दया की हिस्सा में दे दिया जाता था, भेंट कर दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलते थे। जो वर्तमान परिस्थिति है उसी के अनुसार उस क्रम में चलता था। आइए अगर हम बात करें तो हम देखो, एक चित्र हमें दिखेगा। ये चित्र जो है, अब हम उर नगर के अवलोकन करें। जो है यह नगर उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई। ठीक है, उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर है जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई, जिसमें यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लाद कर ही लाया जाता था, क्योंकि इतने नज़दीक। पतली और घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक ऐसा आकार न होना, इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस समय की वहाँ के क्षेत्र की गलियां बड़ी संकरी रही होगी। नगर नियोजन पद्धति का अभाव रहा होगा, यानी सुव्यवस्थित रूप से किसी नगर नहीं बसा होगा, ऐसा माना जाता है। उत्खनन से ये जानकारी मिलती है। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसी कि उसमें जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखी गई है। घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। वर्षा का पानी सामान्यतः घर के आंगन या हौज में ही गिरता था। शायद इसीलिए कहा गया है कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां पूरी तरीके से कीचड़ से भर नहीं जाती होगी, क्योंकि पानी कहाँ गिरता था? घर के अंदर ही। ये चित्र दिया गया है। उर नगर का एक रियासी इलाका लगभग 2000 ईस्वी पूर्व का है और चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2-3 बंद गलियों की भी खोज की जा सकती है। उसके बाद आता है
पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर के बारे में जानने से पहले हमने जो उर नगर के बारे में पढ़ा, उसमें कुछ बातें और भी उसकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये चित्र हमको दिखाई दे रहा है, उस चित्र में देखो लोग अपने घरों में जो होते थे वो सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहाँ वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता था, और इस प्रकार बाहर जो है वो कूड़ा डालते रहने से गलियों में इसी प्रकार कूड़ा डालते रहते थे और गलियों की सबसे ऊंची सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ जो होता था वो घर के भीतर ना आए। फिर आता है, अगर हम पढ़ें तो अंदर की स्थिति थी, तो कमरों के अंदर रोशन की खिड़कियां से नहीं बल्कि उन दरवाज़ों से होकर आती थी जो आंगन में क्या होते थे, खुले रहते थे। इससे प्रकार घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बाहर कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। इस विषय में उर में पाई गई शकुन और अपशकुन संबंधित बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिलती थी। जैसे घर की दहलीज ऊंची उठी हुई हो तो धन दौलत आती है, सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर के आगे ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बन जाती। यानी ये उदाहरण थे उस प्रकार के। इन उदाहरणों से सुकुन और अपशकुन के बारे में जानते थे, यानी वे अंधविश्वास में विश्वास रखते थे। उर में नगरवासी जो थे उनके लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों व जनसाधारण की समाधियों पाई गई है, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफना दिए जाते थे। ये तो था। अब आता है उसके बारे में, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर के बारे में। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, अगर हम बात करें तो 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में उभर कर आया, यानी बड़ा विकसित हुआ, फला फूला। हमने जो है आगे पढ़ा है कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती है, बल्कि वह कहाँ पर है, फरात नदी के उर्वध्वधारी धार में स्थित है। ये जो चित्र दिख रहा है फरात नदी के उर्वध्वधार में, यानी मानचित्र हम देखें तो विभिन्न रंगों का प्रयोग करके ये दर्शाया गया है कि इसके ऊपर में खेती और पशुपालन के साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे भी तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग रहते थे, लेकिन प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। देखो दिखा हुआ है कि भूमि जो आपको ब्लू कलर टाइप हरा कलर दिख रहा है, वो भूमि जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ ग्रसित होती थी, ठीक है, और बसंत में उत्तरोत्तर में चराई और चारागाह क्षेत्र। उसके बाद डॉट डॉट जो दिख रहा है ये कृषि भूमि का बता रहे हैं। तीसरा पीला कलर जो हमें नज़र आ रहा है वो चारागाह भूमि, यानी वेदिकाएं जहाँ नहर का पानी जो है नहीं पहुँच पाता था। और आपको तिरछी आड़ी लाइन जो नज़र आ रही है डॉट डॉट वाली, ये मौसमी धाराएं हैं। और नीचे की जो आपको दिख रहा है ये निचली भूमि का पठार की ओर जो है स्ट्रेपी के बारे में नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा व मांस के जो हैं आदि के बदले में जो है चीज़ें प्राप्त कर। बोड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े भी हो जाते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे। ऐसी स्थिति में उनको लगता था, खेती जिन्होंने की है उनको लगता था कि हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। और ये गडरिये जो कैसे होते थे, खाना बदोश होते थे, यानी भोजन के लिए इधर उधर घूमने वाले। और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ माल लूट भी लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी, नहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास की और अगर हम नज़र और गहराई में डालें तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के कृषक कृषि में समृद्ध
हुए मुख्य भूमि प्रदेशों में यावर समुदायों के झुंड और झुंड पश्चिमी मरुस्थल में आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले जाते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों व भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे, समृद्ध होकर यहीं बच जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अकदरी, अकदी, एमोराइट, एशियारी और अमोनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे, यानी इसी जो अपन देखो एक उदाहरण इसने दिया है, मारी का राजा कौन से समुदाय के था? एमोराइट। एमोराइट कौन? यही गडरी है। उसकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उनको मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर उसने बनवाया, यानी अपने मन देवी देवताओं की वो पूजा करता था। इसी प्रकार मेसोपोटामिया का समाज, वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृति के लिए क्या थी? खुली थी। संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता, जीवन शक्ति क्या है? उत्पन्न हुई है। अब देखो एक चित्र हमको दिखाई दे रहा है। ये चित्र एक, इसमें हम गौर से देखेंगे तो एक व्यक्ति का चित्र नजर आ रहा है, एक योद्धा जो भाला लिए हुए खड़ा है। तो ये चित्र क्या है? ये एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और कपची की ढाल पकड़े हुए हैं। एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की ये पोशाक हमको देखने को मिलती है। सुमेरियन योद्धा की पोशाक से ये क्या है? भिन्न है। यह चित्र एक सीपी यानी शंख पर उकेरा गया चित्र है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2600 ईस्वी पूर्व का ये चित्र है। अभी स्क्रीन पर हमें मारी के जमरीलम का राजमहल दिखाया गया है, चित्र दिख रहा है। यह 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व का चित्र अंकित किया गया है। इसमें हम देखेंगे एक सभागार, उसके बाद बाह्य आंगन, फिर भीतरी आंगन, सिंहासन कक्ष, प्रवेश द्वार दिखाया गया है, कुआं है, कार्य जो है शाला व रसोई का भी चित्र दिखाया गया है और भीतरी आंगन का चित्र, शाही निवास। उसके बाद नीचे के जो चित्र हमें दिख रहे हैं ये प्रांगण और लिपिक कार्यालय, बेंचों व मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों की पट्टिकाएं भी रखी गई है, जिससे हम बैठ कर सभा वगैरह का आयोजन किया जा सकता था। उसके बाद ये आपको दूसरा चित्र जो है वो मारिन के जिमरीलम का एक राजमहल का ही चित्र है, जिसमें रसोई घर दिखाए गए। इस प्रकार की रसोई घर होते थे, जिसमें नीचे लकड़ी डालकर चूल्हे के रूप में इसमें खाना बनाया जाता था। फिर कार्यशाला, शाही आवास यहाँ हुआ करता था। शौचालय और स्नान घर का दृश्य भी इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये मारी के जमरीलिम के राजमहल के बारे में बताया गया है। एक और चित्र हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह चित्र जो है दीवार पर की गई चित्रकारी का है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के चित्र, केस बनाते हुए, प्रसाधन करते हुए, नृत्य करते हुए, इस प्रकार के चित्रों का अंकन किया गया है। फिर आता है जमरीलियम का जो है महल, शाही महल, यानी मारी का स्थित राजमहल के बारे में। उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया और वह अपने साथ मारी के राजा जिमरीलिम के साथ उसने एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहाँ आया था। यानी उससे मिलने आया छोटा था, तो दूसरे राजा का परिचय पत्र लेकर आया कि भाई मुझे इस फलाने राजा ने भेजा है और मैं इस महल को देखना चाहता हूँ। दैनिक सूचियों का पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मच्छी, फल, मदिरा और बियर। वह संभवतः अपने साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन यानी 106 में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण 131 जो अभी हमने देखा, सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे।
राजा विदेशी अतिथियों और अपने मुख्य लोगों से कमरा 132 में मिलता था, जहां भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे, यानी बड़े अचंभित रह जाते थे। और राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत सुंदर एक विशाल भवन हुआ करता था, जिसमें कितने कमरे थे? 260 कक्ष बने हुए थे। उसके बारे में ये तो था जमरीलम का मारी स्थित राजमहल। धन्यवाद। अब हम अगले भाग में उसके बारे में आगे अध्ययन और करेंगे। अभी स्क्रीन पर कुछ जानकारी हमें नज़र आ रहा होगा, उसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है।